सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व ड्रग कंट्रोलर हैं नरेंद्र आहूजा जी, विशेषज्ञ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है जी एमएच1 में। धन्यवाद सर, लगातार मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है अपने पांव पसार रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन कोरोना के मामले दोबारा बढ़ने पर मुझे ऐसा स्पष्ट महसूस हो रहा है जैसे हमारा देश एक काठ की हांडी बना भी और बन करके दोबारा आंच पर चढ़ा भी। कहते हैं कि गलती को बार बार दोहराने से वो अपराध बन जाती है। गलती एक बार हो सकती है अनजाने अनजाने में, अज्ञानतावश, अबोधतावश, अल्पज्ञतावश, लेकिन यदि वही गलती बार बार हम करते रहेंगे तो अपराध बन जाती है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना यह है कि जब से फेस्टिवल सीज़न शुरू हुआ, दिवाली, दशहरा और उसके बाद त्योहारों की एक झड़ी, और फिर 25 दिसंबर को एक हमने बाहर का भी त्योहार मनाया जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, और फिर उसको 1 जनवरी तक खींचते ले गए। नए साल का स्वागत भी हमने पूरे जोर शोर से किया जिसमें कोई कमी कुछ प्रतिबंधों के बावजूद देखने को नहीं मिली। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दूसरी वेव की उस व्यथा को, उस कष्ट को, उस परेशानी को भूल गए और भूल करके फिर अपना नाचने गाने और इस फेस्टिवल सीज़न में मस्त हो गए, फिर इकट्ठे हुए। और वो एक मुख्य कारण रहा कोरोना के केसेस का इतनी तेज़ी से एक साथ बढ़ना। और इस पर सोने में सुहागा क्या कहूँगा, मैं तो कहूँगा करेला नीम चढ़ा। तो कुछ जो रैलियां हो रही हैं लगातार जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो वो भी एक कारण है कोरोना के पांव पसारने का। आपका कहना है कि दूसरी लहर से लोगों ने सबक नहीं लिया, जिसके चलते तीसरी लहर में अब फिर से मामले जो है बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि दूसरी लहर से, उसकी त्रासदी से, हर घर में हुई मृत्यु से हम इतनी जल्दी इतनी छोटी स्मृति के कैसे हो गए हैं कि हम भूल गए कि हमारे घरों में तब हम बेड के लिए फ़ोन करते थे, किसी न किसी वीआईपी को ढूंढते थे, प्रयास करते थे कि कोई ना कोई मिले, कहीं बेड मिल जाए, और फिर अपने सामने अपनों को जाते हुए देखा। हम इतनी जल्दी भूल करके फिर दोबारा कैसे मस्त हो गए और एक राष्ट्र के रूप में ये सोच करके बैठ गए कि कोरोना तो अब चला गया। जब जब हमने ये सोचा कि कोरोना चला गया, कोरोना ने पलट करके हम पर वार किया। पहली लहर के बाद दूसरी लहर के आने में भी यही कारण थे, चाहे वो कुंभ का मेला लगना कह लें, चाहे वो बंगाल के चुनाव कह लें, या उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कह लें, चुनावी रैलियां कह लें, या हमारे अलग अलग त्योहारों में व्यस्त हो जाना कह लें, हमारा प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल को ना मानना कह लें, हमने मास्क छोड़ा, हमने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ी, हमने हाथ मिलाना फिर से शुरू कर दिया, हमने हाथ धोना फिर से बंद कर दिया। ये क्या, कब हम सीखेंगे? और यही के यही कारण है, केवल रूप परिवर्तन हुआ और फिर से ये तीसरी लहर तैयार है। आखिर हमने तो सबक नहीं लिया। निश्चित रूप से जब हम सबक नहीं लेते हैं तो सरकार को प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं, और जब सरकार प्रतिबंध लगाती है तो हमें कष्ट होता है। हम कहते हैं कि व्यापार डूब रहा है, हमारी दुकानें पहले बंद हो रही हैं, मॉल बंद हो गए, सिनेमा घर बंद हो गए, हम कहाँ जाएं, हम इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। अगर कोई प्रतिबंध लगता है सरकार के द्वारा तो हमें आत्मावलोकन करना चाहिए कि वो प्रतिबंध लगने का कारण हम खुद हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर आने का कारण हम खुद हैं। किसी पर उंगली उठाएं, उससे पहले देखते हैं नीचे की 3 उंगलियां अपनी तरफ इशारा करती हैं और साफ कहती हैं कि गलती तो कहीं तेरी है। तो खुद की गलती को यदि हम पहचान लेते और गलती को ना दोहराते, और इतनी बार दोहराते कि वो गलती अपराध बन जाती और काठ की हांडी बार बार आंच पर ना चढ़ने देते, तो शायद कोरोना की तीसरी लहर मेरे देश में ना आती। हमने तो सबक नहीं लिया, साथ ही साथ ओमिक्रॉन जो वायरस आया है, क्योंकि आप विशेषज्ञ भी हैं,
ओमिक्रॉन वायरस कितना खतरनाक है, क्या इसके लक्षण है, कितना खतरनाक है, क्या स्टडीज क्या कहती है इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया क्योंकि अभी एक नया वायरस जो चर्चा में है वो ओमिक्रॉन वायरस है। यहाँ मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ आपके माध्यम से दर्शकों को कि ओमिक्रॉन कोई अलग वायरस नहीं है। ये कोरोना का एक म्यूटेशन है, यानी कि जिसको बार-बार हमारे प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि एक बहरूपिया है। इस बहरूपिये ने रूप बदल बदल करके हम पर आक्रमण करना है। हमने सावधान रहना है कि कितने रूप बदल करके आए, लेकिन हम इसके जाल में ना फंसें। लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में और राष्ट्रवासियों के रूप में, देश के संभ्रांत नागरिकों के रूप में इसके जाल में फंसे हैं। ये वायरस दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले आया, तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा स्टडीज इसके ऊपर हुई हैं और बहुत साइंटिफिक स्टडीज हैं। उसके बाद ये यूके और यूरोप में गया, जहां बहुत तेजी के साथ पैर पसार रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में। तो दो जगह की स्टडीज की मैं आपके बीच में चर्चा कर देता हूं, जिससे देशवासियों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और जो बार बार एक मिथ फैलाया जा रहा है कि ये हल्का है, इससे इतना नुकसान नहीं होने वाला, तो जो दूसरी लहर का मुख्य कारण था कोरोना का, वह था डेल्टा प्लस वायरस। डेल्टा प्लस वायरस 100 मरीजों में 15 मरीज हॉस्पिटलाइज होते थे, 15%, और टोटल 5% मरीज ऐसे होते थे जो आईसीयू बेड पर जाते थे, जिन्हें वेंटिलेटर की या बाईपैप मशीन की, यानी कि 40 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी, और 15 मरीज ऐसे होते थे जिन्हें 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी। ओमिक्रॉन के केस में ये हॉस्पिटलाइजेशन 5% तक रहने वाला है, जो आंकड़े दक्षिण अफ्रीका या यूके की स्टडीज के बतलाते हैं, और आप इन आंकड़ों को, इन स्टडीज को इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। मेरे पास वो पूरी की पूरी है, मैंने अध्ययन किया है। लेकिन यहां अब सावधानी बरतने वाली क्या बात है? सावधानी बरतने वाली बात यह है कि ओमिक्रॉन वायरस, जहां डेल्टा प्लस वायरस एक संक्रमित व्यक्ति लगभग 7 लोगों को संक्रमण फैला सकता था, क्षमता थी, या फैलाता रहा, लेकिन ओमिक्रॉन का एक संक्रमित व्यक्ति 25 व्यक्तियों से अधिक और 35 व्यक्तियों तक लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी कि ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा प्लस वायरस, जो कि दोनों कोरोना के म्यूटेंट हैं, उससे 5 गुना अधिक तेजी से संक्रमण को फैलाने में सक्षम है। इसके सिम्टम भी क्या डेल्टा प्लस जैसे ही है? लक्षण क्या होंगे? आम आदमी को कैसे पता लगे कि उसको फिर से जो है ओमिक्रॉन है या कौन सा वायरस है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिसको होता है ना, उसको पता चल जाता है। जिस तन लागे सो तन जाने, और न जाने पीर पराई। मुझे अगर कोरोना वायरस हुआ है, तो मुझे पता होते ही, कोरोना वायरस होते ही अंदर पता चल जाता है कि मुझे ये हो गया। लक्षण वही हैं: नाक का बहना, गले में थोड़ा सा दर्द होना, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होना, बुखार का आना। ये बहुत सामान्य लक्षण है, और इन लक्षणों के होते ही मेरा स्वयं का दायित्व बन जाता है कि मैं इसे छिपाऊं ना, अपितु मैं स्वयं आगे आकर के अपनी जांच खुद किसी भी सेंटर पर जाकर के, या घर में जो किट हैं, आती हैं, रैपिड एंटीजन किट हैं, अलग अलग कंपनियों की आती हैं, उनमें से किसी का भी प्रयोग करते हुए खुद टेस्ट करूं कि मुझे कोरोना या ओमिक्रॉन है या नहीं है। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कह दूं कि किसी भी टेस्ट से जब तक उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होती, आप ये नहीं बतला सकते कि आपको कोरोना है तो डेल्टा प्लस है या ओमिक्रॉन है। लेकिन ऐसा जानने की अपने को एज ए पेशेंट आवश्यकता भी नहीं है उतनी। ये हमारी स्टडीज करते हैं, डॉक्टर्स खुद करेंगे, खुद जांच करवाएंगे जीनोम सीक्वेंसिंग की। मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे अगर कोरोना है तो मुझे खुद को एक संभ्रांत नागरिक होते हुए, एक जिम्मेवार नागरिक होते हुए खुद को आइसोलेट कर लेना है। सबसे पहले अगर मैं फैलाऊंगा तो मैं अपने घर वालों को दूंगा ना। क्या मैं चाहता हूं कि यदि मैं इन्फेक्टेड हुआ हूं तो मेरे घर वाले भी इन्फेक्टेड हो जाएं, या मेरे मित्र जिनके साथ मैं रोजाना शाम को घूमने जाता हूं, सैर करने जाता हूं, बैठता हूं, उनको मैं इन्फेक्शन देना चाहता हूं? यदि नहीं देना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा सा भी लक्षण आते ही मुझे छिपाना नहीं है,
टेस्ट करवाना है, टेस्ट करवाते यदि पॉजिटिव आता है तो आइसोलेट करना है, और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक खुद को आइसोलेटेड रखना है। निश्चित रूप से मुझे इसका पता चल जाता है, लक्षण वही के वही हैं, चाहे वो थोड़े मामूली घट करके क्यों ना हो। सर आपने लक्षण बताए, लेकिन आज भी बहुत सारे मरीज ऐसे आ रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके लक्षण नहीं होते लेकिन उनको कोविड होता है, उनका क्या किया जा सकता है? देखिए, इसका कारण ये है, मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से बतला दूं कि इस बार भी इसकी जो लीदैलिटी है, लीदैलिटी का मतलब है इतना डेडली नहीं महसूस हो रहा है, कि इतने हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है या इतने आईसीयू में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, जो स्टडीज़ में कम आ रहे हैं, तो उसका एक मुख्य कारण निकल करके आता है। अभी मेरे देश के अंदर वैक्सीनेशन बहुत अधिक हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन लगवा लेना कभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। वो किस चीज की गारंटी है? आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन इतना सीवियर नहीं होगा कि आपको अस्पताल में जाना पड़े। वो इस बात की गारंटी है कि अगर वो ज्यादा अधिक हो गया है तो आपको अस्पताल में जाना पड़ता है, लेकिन आपको आईसीयू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे संक्रमित होकर के कि आपकी मृत्यु हो जाए। ये वैक्सीन गारंटी देता है। ये वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन थोड़ी मात्रा में डेड या उस वायरस के कंट्रोल्ड उसको मेरे शरीर में दे दिया जाता है। इस सवाल को मैं डिटेल में थोड़ा पूछना चाहूँगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ये बार बार अखबारों में भी आता है, बार बार सुनने को भी मिलता है कि जिनको वैक्सीन लगा था उनको भी जो है कोविड हुआ है। आपने जैसे कहा कि वैक्सीन लगने की ये गारंटी नहीं है कि उसको कोविड हो या ना हो। इसको लेकर ज़रा डिटेल में जो लोगों को समझाइए। देखिए, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। वैक्सीन है क्या? वैक्सीन किसी भी बीमारी के बहुत थोड़ी मात्रा के जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वह जो बहुत थोड़ी मात्रा में कीटाणु या विषाणु हैं, वह विषाणु या कीटाणु जब मेरे शरीर में प्रवेश करवा दिए जाते हैं तो मेरे शरीर में उस बीमारी के विरुद्ध लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। ये वैक्सीन का काम है। जैसे पोलियो की वैक्सीन आई तो मुझे पोलियो नहीं होगा, क्योंकि पोलियो के विषाणु मेरे शरीर में प्रवेश करवा दिए गए, और जब मेरे शरीर में प्रवेश करवा दिए गए तो उससे लड़ने की क्षमता आ गई, मैं पोलियो से बच गया। लेकिन कोरोना के केस के अंदर मेरे शरीर में कोरोना के वायरस से लड़ने की क्षमता तो आ गई, लेकिन यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कोरोना हुआ, उसके नाक में कोरोना है, हाथ में कोरोना के वायरस हैं, मैं उससे संक्रमण ले रहा हूं, मुझे वैक्सीन लगी हुई है, तो वह प्रतिरोधक क्षमता उस वैक्सीन से लड़ने में, या टी सेल बोलते हैं, तो उस वैक्सीन को इनफेक्टिव करने में, मेमोरी सेल्स को वीक करने में जरूर काम में आती है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता, और वैक्सीन इस बात की कोई गारंटी नहीं देती कि अगर मैंने वैक्सीन लगवा ली तो मुझे कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन इस बात को सुनिश्चित करती है कि जब कोरोना से मुझे संक्रमण हुआ तो मेरे शरीर में उस वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो चुकी है, और अब मेरा शरीर उससे लड़ने में सक्षम है, जिसके कारण कोरोना होने के बावजूद, ओमिक्रॉन हो या डेल्टा प्लस हो, उसके बावजूद मुझे अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे ऑक्सीजन पर लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या मुझे रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब जैसे इंजेक्शंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या मुझे आईसीयू में जाकर के वेंटिलेटर या बाईपैप पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैक्सीन इस चीज को सुनिश्चित करता है। वैक्सीन इस चीज को सुनिश्चित नहीं करता कि मुझे कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। सीधे सीधे निकल कर क्या आया कि मैंने वैक्सीन लगवा भी ली तो भी मुझे मास्क भी लगाना है, हैंड सैनिटाइज भी करने हैं, और अपनी भारतीय संस्कृति का प्रतीक नमस्ते करना है, हाथ नहीं मिलाना है। हाथ मिला करके तो हम झटका ही देते रहे और कोरोना बांटते रहे। एक थाली में नहीं खाना है। एक थाली में खाने से कोई प्रेम नहीं बढ़ता है भाई। एक थाली में झूठा खाएंगे तो इनका संक्रमण मुझको, मेरा संक्रमण इनको। तो निश्चित रूप से कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना है। हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अरे मन से पास रहो ना, मन से प्रेम करो ना। गले मिल करके क्या प्रेम होगा? गले मिल करके तो कोरोना ही बटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बटेगा। ये तो रही वैक्सीनेशन की बात, लेकिन बार बार टेस्टिंग बढ़ाए जाने की भी बात कही जाती है, और टेस्टिंग बढ़ाए जाने की तब बात कही जाती है जब पेशेंट बढ़ने लगते हैं। अब तीसरी लहर आई, फिर से बात होने लगी टेस्टिंग बढ़ाई जाए, नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, तमाम सख्तियां बरती जा रही हैं।
ऐसा कदम पहले क्यों नहीं उठाया जाता? निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता पहले नहीं होती है। मैं फिर बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। जिस समय कोरोना के ज़ीरो केस पूरे पंचकुला में आ रहे थे, उस समय आप टेस्टिंग कितने भी स्तर पर ऊपर कर लें तब भी ज़ीरो केस हैं। आज भी अगर हम टेस्टिंग जितनी मर्जी बढ़ाए रखें तो भी ज़ीरो केस है। तो इतने केस हैं। तो जिस समय ये इन्फेक्शन तेज़ी से फैलना प्रारंभ हो जाता है, उस समय टेस्टिंग को एक्सपोनेंशियली उतना ही बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जितनी गति से ये वायरस अपना संक्रमण फैला रहा है, उतनी गति से ही मुझे इन्फेक्टेड लोगों को समाज में से टेस्ट करते हुए, ट्रेस करते हुए आइसोलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए 3T की बात कही जाती है, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, आइसोलेशन के साथ। अभी जो ओमिक्रॉन वायरस है उसके अंदर जितनी अधिक टेस्टिंग होगी, जितनी जल्दी हम आइसोलेट करेंगे, उतना उसका इन्फेक्टिविटी रेट कम होगा। आदमी एक बार टेस्टिंग होने के बाद, पॉजिटिव होने के बाद जब आइसोलेट हो जाएगा तो वो कम लोगों को बांट पाएगा, कोरोना को संक्रमण कम दे पाएगा। इसीलिए टेस्टिंग अब बढ़ाने की आवश्यकता है जब संक्रमण बढ़ रहा है, और यही किया जाता है। आम आदमी को आज अगर लक्षण हो, नज़ला जुकाम जब हुआ, जिस तरह से आपने लक्षण बताए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आम व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसा कोई भी लक्षण आता है, तो अब भारत सरकार ने इस बार कोरोना वैश्विक महामारी को निपटने के लिए जो बहुत बेहतरीन कदम उठाए। पहले हम हर चीज़ के लिए विदेशों का मुंह ताका करते थे। कोई वैक्सीन हम मेरे देश में बनती ही नहीं थी, डेवलप होकर के बाहर से आती थी, हम बाहर से ही मंगवा करके अपने देशवासियों को लगाते थे। उसमें कितना बजट लग जाता था। पहली बार ऐसा हुआ कि वैश्विक स्तर पर शुरू की जो वैक्सीन जिनको मान्यता मिली, उसमें मेरे देश की 2 स्वदेशी वैक्सीन थी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। और अब तो बहुत सी हो चुकी, अब तो बच्चों की वैक्सीन को भी अनुमति मिल चुकी, एंटीवायरल ड्रग्स को भी अनुमति मिल चुकी। अर्थात मेरे देश ने समस्या के साथ साथ आते आते ही समाधान देना भी शुरू कर दिया। यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, वो बात ये कहूँगा कि वैक्सीन अब मेरे देश में क्यों बन सकी, क्योंकि इसको बनाने का जो रेगुलेटरी पाथवे है वो भी वैक्सीन की आवश्यकता पड़ने से थोड़े दिन पहले ही बनाया गया था। न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स आए मेरे देश के अंदर 2019 में, जिस समय तक कभी कोई कोरोना वायरस आया नहीं था, हमें भी पता नहीं था कि हमें वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये रूल्स बन चुके थे, उस पर चलते हुए, उस पाथवे पर चलते हुए वैक्सीन बन गई। साइंटिस्ट ने दिन रात काम किया। हमारे देश के DCGI के पूरे ऑफिस में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने और हम सभी ने मिलकर के दिन रात काम किया। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो पूरे ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया गया, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बंद किया गया, उसे मेडिकल में कन्वर्ट किया गया और मेडिकल में कन्वर्ट करके एक एक पेशेंट तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया गया। मैं ये नहीं कहता कि उसके बाद भी कोई ऑक्सीजन की मतलब प्रयास किया गया, पूर्ति की जाए। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो उसके लिए अब जो प्रयास किया गया है उसमें 70 स्थानों पर 70 अस्पतालों में PSA प्लांट, जिसे हम प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटर बोलते हैं, वो अस्पतालों में ऑन स्पॉट लग चुके हैं। यानी कि उन्हें बाहर से ऑक्सीजन मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है अपने अस्पताल में ही बना सकेंगे। जहां तक रेमडेसिविर की बात है, सेकेंड वेव में बहुत दिक्कत आई रेमडेसिविर की। इस समय एक्सपायर होने के लिए तैयार पड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है एक्सपायर होते हैं हो जाएं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दवाई की कमी नहीं पड़नी चाहिए। कुछ अधिकारियों ने जब चर्चा की कि सर ये एक्सपायर हो जाएंगे तो इसकी जिम्मेवारी हम पर फिक्स होगी, तो सरकार की तरफ से स्पष्ट आश्वासन दिया गया कि दवाई की कमी नहीं पड़नी चाहिए। ईश्वर ना करे कि इसकी आवश्यकता पड़े और ये एक्सपायर हो जाएंगे तो उसकी किसी अधिकारी पर कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं होगी। ये सरकार के निर्देश थे। सरकार का इतना खुला मन से सरकार ने इस बात को कहा, तो आज दवाइयों की कोई कमी हरियाणा सरकार के पास तो कम से कम नहीं है और भारत सरकार के पास भी नहीं है।